नमस्कार दोस्तों। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज वो दिन है जब हम एकम सनातन भारत दल, जिसके लिए आप सभी लोग पूरे देश भर से 1 साल से लगे हुए हैं, आज उसका मैनिफेस्टो रिलीज होगा। एकम सनातन भारत दल जब लॉन्च हुई थी 27 मार्च 2023 को, तो गीता पर हाथ रखकर अंकुर जी, संदीप जी और उस समय लॉन्च जितने भी लोगों ने किया था उन सब ने गीता पे हाथ रख के शपथ ली थी। उसके बाद एकम के सप्त संकल्प आए और सप्त संकल्पों को देश के सामने रखा और देश की जनता ने सप्त संकल्पों को हाथों हाथ लिया। वो जो सप्त संकल्प देश के सामने रखे गए थे, उन्होंने राजनीतिक विमर्श बदल दिया। राजनीतिक विमर्श अब पहले जैसा नहीं रहा। राजनीतिक विमर्श में सनातन के मूल मुद्दे अब आ चुके हैं और वो सप्त संकल्प ने बाकी राजनीतिक पार्टियों के जो छद्म हिंदूवाद था उसकी जड़ों पर बहुत आघात किया और असली सनातन मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में लाने का काम किया। आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज वो सप्त संकल्प को एक्सटेंड करके हम सारे देश के सामने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखने वाले हैं। मैनिफेस्टो रखने के लिए अंकुर जी और संदीप जी आएंगे और मुझे आज मैं ये कहना नहीं चाहता, ये बड़ा शब्द है, पत्रकार की भूमिका में मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं उनके सामने उनसे प्रश्न पूछूं। मैं आपको ये वचन देता हूं कि प्रश्न बहुत तीखे होंगे और मैं जो भी प्रश्न मेरे मन में होंगे, हालांकि क्योंकि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं तो बहुत सारे प्रश्न मैंने पूछ लिए हैं, लेकिन फिर भी जनता के जो भी प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को लेंगे और ये जो मैनिफेस्टो है इसके एक एक पॉइंट को बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी टेक टीम जो है वो अंकुर जी को और संदीप जी को ऐड करें और उसके बाद मैनिफेस्टो, एकम का मैनिफेस्टो हम लॉन्च करेंगे। अंकुर जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना ही चैनल है ये तो, पर आज होस्ट मैं हूं तो इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं। और तो, नहीं चैनल पे नहीं, फेसबुक पे 2 लाख से ऊपर लोग हैं जो एकम से जुड़े हैं, उस पे भी ये लाइव हो रहा है और पार्टी के चैनल पे भी लाइव हो रहा है। तो पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है और साथ में एक न्यूज चैनल पे भी हो रहा है ये। तो आज जो ये हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि घोषणा पत्र जो है अंकुर जी सामने रखेंगे और मैं चाहूंगा कि अंकुर जी का जो इस पर मैसेज है वो मैसेज या तो कमल जी आप पढ़ दीजिए, फिर अंकुर जी को हम लोग फिर घोषणा पत्र पे ले लेंगे। अंकुर जी ने जो मैसेज आम पब्लिक के लिए दिया है घोषणा पत्र में, वो मैसेज आप पढ़ दीजिए। तो क्योंकि अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि अंकुर जी अगर वो मैसेज खुद पढ़े तो शायद ज्यादा प्रभावशाली लगेगा। ठीक है। चलिए, एक तो आज सभी को बधाई है कि आधिकारिक तौर पे हम अपना जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च कर रहे हैं। बहुत समय से ये सवाल पूछे जाते थे, दबाव आता था कि इस विषय पे आपका क्या मत है, इस विषय पे आपका क्या मत है। तो व्यापक तौर पे ये मैनिफेस्टो बना के आज हम फॉर्मली रिलीज कर रहे हैं। मेरा जो मैसेज इस मैनिफेस्टो में है, जिसकी कॉपीज अब ऑनलाइन कर दी जाएंगी, शेयर कर दी जाएंगी, मैं वहीं से इसे पढ़ दूं। देखिए, लोकसभा 2024 चुनावों का बिगुल बज चुका है। हम जम्मू कश्मीर में वर्ष 2011 से निरंतर राष्ट्रवादी समाज एवं जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण हेतु संघर्षरत रहे हैं। फिर चाहे वो रसाना कठुआ केस का वह मामला जिसमें जम्मू के लोगों का, उनके कुल देवताओं का एवं हिंदू मंदिरों को बदनाम करने का षड्यंत्र हो, जम्मू में किया गया 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हो, रोशनी एक्ट जैसे कानून एवं 14 फरवरी 2018 जैसे जिहादी आदेश जिनका उद्देश्य जम्मू का यानी उत्तर भारत का यानी पवित्र हिमालय का यानी सनातन का इस्लामीकरण हो को ध्वस्त कराना हो, या सुप्रीम कोर्ट में जहां जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज को गैर कानूनी ढंग से लिया जा रहा अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करा, हिंदू सिख जैन बौद्ध को यह दर्जा दिलवाने की बात हो, या अनेकों अनेक भ्रष्ट मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए दंडित करवाने की बात हो, जिहादी आतंकवाद अलगाववाद से सामने से लड़ने की बात हो, कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा जम्मू विरोधी नीतियों एवं षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, ऐसी सब चुनौतियों से लड़ विजय पाने का गौरव हमने प्राप्त किया है। अब इसी संघर्ष को और मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए समस्त देशवासियों के सहयोग एवं साथ की आवश्यकता है और इसीलिए हमने पहले जो एकजुट जम्मू जो था उसे एकम सनातन भारत दल भी बनाया, जिसमें प्रत्येक वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है वो जुड़ा और धीरे धीरे हमारा परिवार जो है वो बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकम सनातन भारत दल के प्रत्याशी देश भर से लड़ रहे हैं। दिल्ली और कश्मीर में 1947 से आज तक चले आ रहे
जिस समझौते के अंतर्गत दिल्ली ने जम्मू संभाग को कश्मीर का गुलाम बनाकर रखा हुआ है, उस समझौते को ध्वस्त करने हेतु आपको हमारा साथ देना है। कांग्रेस के तुष्टीकरण से लेकर भाजपा के तृप्तिकरण तक देश के लगातार हो रहे इस्लामीकरण को समाप्त कर देश की राजनीति में सनातन मूल्यों की स्थापना, उन्हें स्थापित करने हेतु मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देशवासी हमारा साथ देंगे। सनातन समाज पर सरकारी नीतियों के माध्यम से हो रहे कुठाराघात को समाप्त कर सनातन सभ्यता, संस्कृति और धर्म को राजनीति में पुनर्स्थापित करने में आप हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा 2024 चुनावों में देश भर से केवल और केवल एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवारों को वोट देकर इस धर्म युद्ध में आप अपनी आहुति अवश्य देंगे। तो अपने संदेश के माध्यम से किस तरीके से एकजुट जम्मू से चलते हुए एकम सनातन भारत दल यानी एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड और कॉमन सिंबल अलॉटेड पॉलिटिकल पार्टी तक के सफर के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था और अंत में यही निवेदन आपसे किया कि आप एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवार जहां जहां भी पूरे भारतवर्ष में खड़े हैं उन्हें वोट देके पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु जो आवाज पार्लियामेंट से उठनी चाहिए वो आवाज उठे। न केवल पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट के बाद पूरे देश में एक मूवमेंट के तौर पे इस चीज को लेके जाना भी उनका दायित्व होगा। इसीलिए निवेदन यही है कि बढ़ चढ़ के वोट दें और इस बार सर्टेन नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट में भेजें। धन्यवाद अंकुर जी। और ये आपका वीडियो मैंने कई बार सुना है और हर बार जब भी मैं सुनता हूं तो इसमें गूज़बम्प्स आते हैं। इसके बाद पहले मैं चाहूंगा कि संदीप जी जो हैं, अगर आप ये बता सकें सबको कि ये मैनिफेस्टो की टीम किस तरह से बनी और मैनिफेस्टो बनने का जो प्रोसेस है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इस प्रोसेस से जुड़ा रहा हूँ, ये कई महीनों का प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कई महीनों का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अपनी अपनी फील्ड के विशेषज्ञ जुड़े हैं। तो संदीप जी, अगर आप पूरे प्रोसेस को एक बार जनता के सामने रख सकें तो। बहुत धन्यवाद अंकुर जी, पूरे मैसेज को क्लियर करने के लिए कि हम किस उद्देश्य को लेकर एकम सनातन भारत दल बनी और आगे बढ़ रही है। और धन्यवाद आपका कमल जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। कई लोगों को ये लगता है कि इस पार्टी में 3-4 लोग हैं, वो वही डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यदि आप मैनिफेस्टो टीम को देखेंगे तो आपको 40 से अधिक मेंबर्स, विशेषज्ञ मेंबर्स इसमें मिलेंगे। और इसीलिए हमारे पूरे जो एकम सनातन भारत दल है उसके हर नीति में बड़ी पारदर्शिता है और बड़ी टीम काम कर रही है। और ये जो टीम है वो काफी लगातार मेहनत कर रही है। और मैनिफेस्टो, मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टो में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर-अक्टूबर से जो शुरू हुआ था और मुझे लगता है 5-6 महीने मैनिफेस्टो पे लगभग काम हुआ है। मैनिफेस्टो टीम को सुरेश कुमार शुक्ला जी हैं, वो इस पूरे मैनिफेस्टो टीम के अध्यक्ष हैं। और शुक्ला जी का बहुत गहरा जो है इन चीजों से नाता रहा है। वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं और पॉलिटिकल जो अपने गांव में पॉलिटिकल बदलाव लाने के लिए उन्होंने काफी काम किया है। वो यानी कि वो तकनीकी रूप से भी और चुनावी राजनीति दोनों को बहुत बेहतर समझते हैं। पॉलिसी मेकिंग में उनका जबरदस्त योगदान रहा है। तो इसलिए उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम बनी, जिसमें महिलाएं भी थी, विशेषज्ञ थे, जैसे भावना दुबे जी थी, मीनाक्षी जी थी, माननीय वाजपेयी जी थी, ज्योति पांडे जी थी, इंदु उपाध्याय जी थी, जुगल किशोर जी थे। जुगल किशोर ने, वो भी आईआईटीएंस हैं और साथ ही उन्होंने एक पूरा मॉडल कर्नाटका में विकसित किया है गौ को लेकर, बहुत बड़ा। और गौ से बिजली ऊर्जा पैदा करने से लेकर बहुत बड़ा कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पर उनका बहुत बड़ा काम है। और वो खुद आईआईटीएंस, वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं, आईआईटीएंस बोल दिया, टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं। तो ऐसे ऐसे लोग। पंजाब में बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है, जो पंजाब से हमने किसान इसमें लिए हैं, युवराज सिंह जी का, हरियाणा से किसान जोगिंदर सिंह जी का, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी, एडवोकेट रचना नायडू, रमाकर ठाकुर जी, इनका भी काफी अनुभव है बिहार और उसके दिल्ली, गुड़गांव, इन सब क्षेत्रों में, तकनीकी के क्षेत्र में इनका भी बड़ा अनुभव है। राजीव शाह जी, विनोद शाही,
हीरालाल, विनोद शाही और हीरालाल पूरा हिमालयन क्षेत्र को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए उनकी पूरी पॉलिसी जो है उन्होंने बनाकर भेजी है। अजय हांडिक जी, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी, जो नॉर्थ ईस्ट इसमें आपको दिखेगा वो हमारे अजय हांडिक जी हैं। गणेश जी साउथ से, बैंगलोर से हैं। विजीत सिन्हा ये बंगाल से थे। संजीव यादव पॉलिसी मेकिंग में काफी अच्छा योगदान है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। वृंदा जी एजुकेशन में इन्होंने काफी काम किया है, तो आप एजुकेशन में अगर देखेंगे इसमें तो वृंदा जी आपको एजुकेशनिस्ट हैं। संदीप शर्मा राजस्थान से हैं। वेदांत गिरी जी प्रशासन में यानी रिटायर जो है, एक ब्यूरोक्रेट के नाते वो रिटायर हुए हैं और उनका काफी योगदान रहा इसमें। राकेश यादव जी वो आईबी से रिटायर हुए हैं, उनका काफी योगदान रहा। विंग कमांडर राकेश श्रीवास्तव जी, कमांडर विक्रम पांडे जी, यानी सुरक्षा को लेकर हम कितने सजग हैं। आईवी राव पूर्व आपको कमांडेंट, पूर्व गृह मंत्रालय के अधिकारी, इन सब को लेकर हमने, यानी पहली पार्टी आपको दिखेगी जिसके घोषणा पत्र में ओरिजिनल विशेषज्ञ शामिल किए गए। नेताजी की बात लेकर और उसको सिर्फ घोषणा पत्र में डाल के आम जनता को मूर्ख बनाना, 2 रुपए बिजली और ये करना, ये चीजें हमने खत्म किया है इसमें। आपको गीतांजलि जी हैं, विदेश विभाग नीति पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। सीए हैं हमारे, 2 सीए हमने शामिल किए हैं कि हम कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकें और मिडिल क्लास को राहत दे सकें, इसके लिए हमने इसमें सीए रखे हैं, सी मनोज जी, सी राजीव कपूर जी। एक हम नई पॉलिसी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो झटका इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है और हलाल इकोनॉमी को जो डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए रवि रंजन सिंह जी ने जितना काम किया है, भारत में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उतना काम किया, तो रवि रंजन सिंह जी इसमें रहे हैं। बीडी बजाज जी रहे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट पर काम किया है। आनंद गणेश जी रहे हैं। सुब्रत राय रहे हैं जिन्होंने कल्चर पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। विपुल रेगे हैं जिन्होंने पत्रकारिता पे और सिनेमा पे, ओटीटी पे काम किया है। अनिल सांगली जी हैं। कमांडर नरेश जी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया है। डॉक्टर अरुण मान जिन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया है। योगेंद्र शौकीन जिन्होंने गांव को लेकर काम किया है। उमेश रावत जी और इनके बैच जिन्होंने जाति और SC/ST की पॉलिसीज पे काम किया है। तो ये बड़ी टीम थी और इस बड़ी टीम को एक साथ हमने घोषणा पत्र कमेटी की फिजिकल बैठक भी की दिल्ली अपने मुख्यालय में, ऑनलाइन बैठ के चलती ही रही, पॉलिसीज फ्रेम होते रहे, कई बार बदलाव हुआ, कई बार चीजें हुई, पूरा डिस्कशंस हुए हैं सब कुछ, और इस तरह से ये आपको एक घोषणा पत्र सामने आया है। मैं कहूंगा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उद्देश्य आपका क्या है ये आपके घोषणा पत्र में झलक जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि मैं किसी पार्टी का घोषणा पत्र लूं तो उसमें फ्री बाय यानी वो जनता को रिश्वतखोर बनाकर पूरे संसाधन को लेना चाहते हैं। किसी के घोषणा पत्र को देखें तो वो 80 करोड़ जनता को अपाहिज बनाकर उनका वोट लेना चाहते हैं। किसी के घोषणा पत्र को देखें तो वो हवाई में नौकरी के वादे कर रहे हैं और वो युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हमारा घोषणा पत्र कॉन्क्रीट धरातल पे है और इसलिए जब इस घोषणा पत्र को आगे हमारे अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे तो आप देखते जाएंगे, बहुत सारे हो सकता है भविष्य में सुधार हो, गुंजाइश हो, लेकिन बहुत ही कॉन्क्रीट रूप से इसको सामने रखा गया है। और ये इसके लिए मैं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, सारे मेंबर्स का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने 4 से 6 महीने इस पूरे पॉलिसी में लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। और मैं जानता हूं ये आगे इसमें बहुत पाथ ब्रेकिंग चीजें आपने लिखी हैं, आप पूरी टीम ने, और अंकुर जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम जो है ये काम कर रही थी। फाइनल ड्राफ्ट जो है उसका अप्रूवल अंकुर जी ने ही दिया है। तो पहले तो हमारे सप्त संकल्प थे, अब सप्त संकल्प जो है वो शुरुआती दौर में जो 7 संकल्प जो ध्येय बताते हैं पार्टी का, वो ध्येय बताया था उन्होंने, और अब ये मैनिफेस्टो आया है। तो मैनिफेस्टो में अब हम मैं एक बार मैनिफेस्टो का जो अंकुर जी ने जो पक्ष रखा, एक मैं अपना वाला एक और पक्ष रख देता हूं ताकि लोगों को एक फ्रेम मिल जाए, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक अंकुर जी आ जाते हैं। एकम सनातन भारत दल का घोषणा पत्र आप सबके सामने है। जिस तरह से पार्टी ने सप्त संकल्प के जरिए सनातन समाज के सामने अपना स्पष्ट एजेंडा रखा, उसी तरह घोषणा पत्र के जरिए भी हमने अपना साफ दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया है। प्रयास शब्द हमने इसमें डाला है। हो सकता है हमारी कुछ घोषणाएं आपको पॉलिटिकली करेक्ट ना लगे, आपको लगे कि ये कई बार पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं,
लेकिन हम पॉलिटिकली करेक्ट होने भी नहीं आए हैं राजनीति में। हम इस राष्ट्र की मूल समस्या को समझकर उसका अस्थायी समाधान प्रस्तुत करने आए हैं। हम पॉलिटिकली करेक्ट होने नहीं आए हैं। स्वतंत्रता के बाद से हमने केवल पार्टियां और नेता बदले हैं, हम व्यवस्था बदलने में नाकाम रहे और यह सब पॉलिटिकली करेक्ट होने की बीमारी की उपज है, जिसके कारण इस सड़ी हुई व्यवस्था आज भी, अंग्रेजों के बनाई हुई व्यवस्था हम आज भी ढो रहे हैं। नेता और जनता दोनों पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं, जिस कारण समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। जनता भी पॉलिटिकली करेक्ट चीजों को ही पसंद करती है और ऐसे में एकम सनातन भारत दल एक बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, जो यथास्थिति जो सोए हैं उसको झकझोरने जा रही है, जो सोने का उपक्रम कर रहे हैं उनको झकझोरने जा रही है। गरीब और गरीब हो रहा है। सनातन संस्कृति और मूल्यों को जीवन से खरोंचकर अनैतिकता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखिए कि जिस तरह से पॉलिटिकल बाउंड, जो इलेक्टोरल बाउंड है, उसके भ्रष्टाचार को कैसे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आम जनता को मैं कह रहा हूं, जो अपने पार्टी हित को लेकर, तो अनैतिकता और भ्रष्टाचार जीवन में घर कर गया है। आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित वर्ग के सुविधा संपन्न वर्ग तक ही सीमित रह गया है, उसके निचले क्लास तक नहीं पहुंचा है। SC ST एक्ट बनाया गया था न्याय पाने के लिए, लेकिन अब वो डराने का तंत्र बन गया है। डरारा और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पर निर्णय। जाति विहीनता का दावा करने वाले मजहब और रिलीजन को संविधान ताक पर रखकर आरक्षण दिया जा रहा है। जिन्होंने हिंदू धर्म को तोड़े ही इस आधार पे कि इसमें जातियां नहीं है, इस्लाम और ईसाइयत में, वो आज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य की से सरकारें हाथे खींच रही है, प्राइवेट सेक्टर में धकेल रही है। आम जनता कहां इलाज कराएगा, कहां पढ़ेगा। भारत को सर्विस सेक्टर में बदलकर अरब अमेरिका का उपनिवेश बनाया जा रहा है। आज हरियाणा जैसे स्टेट जहां 70 से 80% एग्रीकल्चर होता था, आज 30% 32% पे रह गया है। पूरे एग्रीकल्चर को तबाह किया जा रहा है, बहुत ही संगठित तरीके से षड्यंत्र रचकर। कर के मार से मध्य वर्ग का खून चूसा जा रहा है। आज भी 10 साल हो गए हैं, उसके टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं दिखता है। व्यापारी GST से कराह रहा है। GST तो एक डराने वाला वेपन बन चुका है। गृहिणियां महंगाई की मार झेल रही हैं, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर झेल रही हैं। किसान आत्महत्या करने को विवश है और हिमालयन राज्यों का इस्लामीकरण कानूनी गैर कानूनी रूप से कराया जा रहा है। 1.8% पॉपुलेशन था मलेच्छों का उत्तराखंड में जब बना था, आज 18% पार कर चुका था। स्थिति देखिए, जम्मू की स्थिति आप देखिए, अंकुर जी की आप लड़ाई देखिए, जिन्होंने जम्मू के इस्लामाइजेशन से बचाने का प्रयास किया है हाई कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। चुनाव अरबों खरबों का खेल हो गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड समाप्त हो चुका। आज के समय चुनाव लड़ाई नहीं जा सकता, एक ही पार्टी के पास सारा पैसा है और जनता को हर 5 साल बाद वोट देने के अधिकार के अलावा अन्य सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे में एकम सनातन भारत दल का घोषणा पत्र इन सारी समस्याओं का अस्थायी समाधान लेकर जनता के बीच आया है। 5 साल का खेल बहुत हो गया। यदि वास्तव में सनातन सभ्यता, संस्कृति व भारत को बचाना है तो हमें व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एकम का घोषणा पत्र आपसे यह सवाल पूछता है। तो ये घोषणा पत्र क्या है वो अंकुर जी ने बताया, क्या है आपको कैसे बना ये बताया गया। अब कमल जी आगे जो है घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे और अंकुर जी जो है बताएंगे कि किस विजन के साथ ये बना है। एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, धन्यवाद संदीप जी। तो सबसे पहले हम महंगाई, जो आपने बोला कि टैक्स स्लैब, GST और गैस, सबसे पहले इसी जो महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति जो है उसी पर मैं चाहूंगा कि अंकुर जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और मैनिफेस्टो आपके सामने है। मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु में पढ़ देता हूं। जैसे 300 रुपए में घरेलू गैस मिलेगी, 70 रुपए लीटर पेट्रोल, 50 रुपए लीटर डीजल। तो अंकुर जी आप अगर एक एक पॉइंट को इनमें से एक्सप्लेन करना चाहें तो। नहीं, देखिए बिल्कुल पॉइंट्स सामने ही हैं और इन पॉइंट्स के पीछे की पूरी व्यापक एक रिसर्च है और जिस तरीके से कॉम्पोजिशन भी डिस्कस की गई इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, तो पूरा एक फाइनेंस का किस तरीके से मैनेज करेंगे इस तरीके की चीजों को, वो पूरा एक मसौदा तैयार था। इसी के बाद हमने सबसे पहले ही जो सिग्निफिकेंस
दी वो घरेलू गैस सिलेंडर को इसमें दी इम्पोर्टेंस, क्योंकि देखिए ये महिलाओं से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, परिवार से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, और हर प्रत्येक व्यक्ति की जेब से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। तो आज आप देख ही रहे हैं कि 1000 से ऊपर 1100 1150 तक जो है वो घरेलू गैस का सिलेंडर मिलता है। तो जब तक ये रीजनेबल उसमें नहीं करेंगे हम इसे, आम जनता की पॉकेट को दिमाग में रख के नहीं अगर हम कुछ प्लान करेंगे तो फिर समस्या। इसलिए 300 रुपए में और कैसे लाना है इसके ऊपर भी पूरा व्यापक प्लान है। मुझे लगता है कि दूसरे चरण में और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पे चर्चा करेंगे। और पेट्रोल तो पे तो आप जान इस मुद्दे पर लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे चुनाव से पहले मोदी जी के नाम पर कि हम भाजपा सरकार ने लगाए थे कि वो 300 रुपए का गैस सिलेंडर करेंगे, और सरकार बनने के बाद वो भूल गए। और ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि सरकार बनने के बाद क्या होता है, वो ये कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, और जनता भी शुरुआत में ये पूछती है कि अच्छा आप कम करने की बात कर रहे हो तो इतना पैसा कहां से आएगा। तो मैं डेविल्स एडवोकेट बनकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, टोल टैक्स हटाएंगे, इसका पैसा कहां से आएगा? नहीं, देखिए वो तो पूरी फिस्कल मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो करने के बाद ही ये सब चीजें तय की गई है। और जिस तरीके से पेट्रोल की बात है तो उसपे जो तरह तरह की जो सेस, तरह तरह के जो स्टेट के टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस लगाए गए, जिसके बाद पेट्रोल आज 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो उस व्यवस्था को खत्म करके जीएसटी के दायरे में ला पेट्रोल के प्राइसेस को नीचे लाने की बात कही गई है। रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी को खत्म करके एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी हो जिसमें मिनिमल टैक्सेस हो, वो इंट्रोड्यूस करने की बात इसमें की गई है। आप देख ही रहे हैं कि करप्शन को लेके अगले चरण में आप देखेंगे, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच के बाद ही आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो ऑक्शन है एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में, और जो है तो वो वहाँ से प्रॉपर जो फंडिंग है इस विषय में की जाएगी। और इस पे डिटेल्स भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इन आंकड़ों पे आए हैं, और वो जो डिटेल्स हैं मुझे लगता है कि जो हमारे पेपर्स बनाए गए हैं उसे पब्लिक डोमेन में लाके हम रखेंगे। 12 साल तक की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगाने की बात की गई है। अब आप 12 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगाने की बात की गई है। तो पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग, सेविंग देयर मनी, अपने अकाउंट्स में रखना, बैंकिंग सिस्टम में रखना, और खासकर मिडिल क्लास जो इसी इनकम स्लैब में रहती है और उसके ऊपर फिर इतने बड़े बड़े टैक्सेस सरकारें लगा देती हैं, उस व्यवस्था को भी किया जाएगा। खत्म करने की बात इसमें की गई है। जीएसटी का सरलीकरण करते ही देखिए, टैक्सेशन को, टैक्स रेट्स को कम करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की आमदनी खत्म हो जाना। टैक्स रेट को कम करने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास के और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कदम उठाना, और साथ ही साथ मार्केट में अधिक पैसे का फ्लो इंश्योर करना। जीएसटी का सरलीकरण बिजनेस क्लास को, बिजनेस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इतनी अधिक टैक्सेशन तो मोनार्किकल सिस्टम्स जो थे तब भी नहीं होती थी, कि टैक्स के ऊपर टैक्स है, डबल टैक्सेशन है। और जिस तरीके से बिजनेसेस हमारे, खासकर एमएसएमई और छोटे बिजनेसेस जो हैं, उन्हें इस टैक्सेशन रजीम ने तबाह किया है, तो हमने ये इसमें कहा है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। 5%, 10% और अधिकतम 15% के केवल 3 स्लैब होंगे। अभी तक 28% जो है वो हाईएस्ट स्लैब है। इसको इस तरीके से भी किया जाएगा, और सालाना 12 करोड़ के व्यापार को तो जीएसटी फाइलिंग से मुक्ति दी जाएगी। अच्छा, ये सब चीजें क्लास के लिए शायद बहुत बड़ी राहत होगी। क्योंकि मैं इस पे अधिक भी डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो पेपर्स इसके पीछे प्रिपेयर किए गए हैं वो इतने एग्जॉस्टिव हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई बिल्कुल सरल ओवर सिंप्लीफाइड एक वर्जन आए जिससे ये इस्टेब्लिश ना हो पाए कि कैसे 300 रुपए की सिलेंडर होगा। सो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा और टीम से भी कि वो जो पेपर्स भी हैं वो लेटर स्टेज पे पब्लिक डोमेन में डाले जाएं, या एक्सपर्ट्स ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो व्यापक तौर पे एक एक विषय पे एक एक प्रोग्राम करके आधे घंटे का, पौने घंटे का वो एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ये सब चीजें फंडिंग, ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी। फिर आप देखिए मध्य वर्ग के लिए शहरों में कम कीमत वाले फ्लैटों का निर्माण किया जाना। हाउसिंग तो एक बहुत बड़ी समस्या है
और बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन वहाँ पे किराए पे रहना या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना, तो वो सब चलता है। तो ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है आज मिडिल क्लास की, वर्किंग क्लास की, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उनकी, कि शहरों में कम कीमत वाले फ्लैट्स भी मिले। आज करोड़ों में फ्लैट्स मिलते हैं जबकि आमदनी बहुत कम होती है। तो ये भी एक स्पेसिफिक एजेंडा पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए पूरा एक व्यापक प्रोग्राम भी बनाया गया है। फिर महंगाई की दर को घटाकर रोजमर्रा के सामान की कीमतों को हमेशा नियंत्रण में रखा जाएगा। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के जो कारण है, उन कारणों में बहुत सारे कारण एड्रेस किए जाते हैं प्रॉपर गवर्नेंस से। तो प्रॉपर पॉलिसी स्ट्रक्चर, प्रॉपर गवर्नेंस अगर हो तो इन्फ्लेशन को, डिमांड सप्लाई किस तरीके से, क्या इश्यूज रहते हैं, कैसे मैनेज करना है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, इन्फ्लेशन को टॉलरेबल लिमिट्स में रखना, नियंत्रण में रखना, प्रॉपरली रेगुलेट करके रखना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इन्फ्लेशन से ही गरीब तबका और जो मिडिल क्लास है डायरेक्टली अफेक्टेड रहते हैं महंगाई से और महंगाई की दर से। खासकर खाने पीने का सामान और जो रोजमर्रा का सामान जो है, अगर इन्फ्लेशन रेट एक लिमिट से ऊपर जाए तो फिर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये एक मिडिल क्लास को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स रखे हैं। और ग्रामीण स्तर पे रोजगार का जाल बिछाया जाएगा, मतलब यही है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की परिकल्पना हम करते हैं कि शहरों की तरफ ग्रामीण लोगों के लोग क्यों अधिक मात्रा में जाएं। एक डाइवर्सिफाइड, एक इंक्लूसिव अप्रोच रखी जाए ताकि गांव में भी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। वो आप फार्मिंग के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और तरह तरह के और हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करके ला सकते हैं, जिसकी चर्चा हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल है। ये तो पॉइंटर्स हैं और मैंने कहा कि एक एक पॉइंटर पे आधे आधे घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट बनाना ग्रामीण गांवों को। अंग्रेजों के आने से पहले जिस तरीके से स्वावलंबी और अपने पैरों पे खड़े हो जाने वाले हमारे गांव थे, वैसे उन्हें बनाना, तो वो सुनिश्चित किया जाएगा। और आज फार्मा लॉबी का जो मकड़ जाल है और हेल्थ के संबंध में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका जो आज सफर करता है, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, दवाइयाँ नहीं मिल पाती, रीजनेबल प्राइसेस पे दवाइयाँ नहीं मिल पाती, जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो 10-10, 20-20 गुना अधिक दामों पे मिलती हैं, वो जो फार्मा लॉबी है उसे डिस्ट्रॉय करके एक नेशनल इंटरेस्ट में कह लीजिए, लोगों के इंटरेस्ट में कह लीजिए, एक सिस्टम क्रिएट करना कि किसी भी तरीके से ये फार्मा लॉबी लोगों की हेल्थ नीड्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। टोल टैक्स तो हमने समाप्त करने की बात कही है। निजी वाहनों का टोल टैक्स समाप्त किया जाएगा। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, लोगों की कार है, गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स पे तो नहीं लगता था, लेकिन लार्जली कार्स और जो प्राइवेट कम्यूटेशन के लिए लोग जो पर्सनल व्हीकल्स अपने इस्तेमाल करते हैं, उस पर से टोल टैक्स पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और फिर वरिष्ठ नागरिकों का विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखा गया है कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो रेलवे की टिकट पर मिलने वाली 50% की छूट को पुनः बहाल उनके फेवर में किया जाएगा। 60 वर्ष की उम्र से जो ऊपर के लोग हैं, अगर 1000 रुपए की टिकट है तो उन्हें 500 रुपए की दी जाएगी। देखिए, ये हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व भी बनता है कि किसी ना किसी तरीके से राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, उनके कारण जो राष्ट्र आज तक यहाँ पहुंचा है, तो किसी ना किसी तरीके से उन्हें रिटर्न किया जाए। तो एक बड़ा छोटा सा ये तरीका है वो रिटर्न करने का। तो ये महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति है। मैं संदीप जी से कहूंगा कि और अगर कुछ डिटेल में इस पे बात रखना चाहते हैं तो रखते हैं। इसमें 2 पॉइंट जो है, जो आप कह रहे थे, हाँ, 2 पॉइंट जो था, जो पैसे कहाँ से लाएंगे, उसमें जो अंकुर जी ने एक बात ये कहा कि जो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वो लगातार प्रयास कर रही है, कह रही है कि हम जीएसटी में लाएंगे पेट्रोलियम पदार्थों को, लेकिन वो ला नहीं पा रही है। और जो आप देखेंगे कि खासकर वैट और जो एक्साइज लगते हैं इस पे, हमारे पेट्रोल पे, तो 55 रुपए का पेट्रोल 101 रुपए का हो जाता है। इसमें करीब 44 रुपए 45 रुपए की भागीदारी राज्यों की होती है, और इसको ये जनता से वसूला जा रहा है। जिस समय क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे थे, उस वक्त भी पैसा जनता से वसूला गया। तो जो सरकार, इसमें 2 पॉइंट और डाला गया है
कि मजहब के आधार पर सब्सिडियां चला रही है, वो आम जनता को क्यों नहीं रिलीफ देती पेट्रोल आदि के जरिए। तो इसमें पैसा लाने की एक व्यवस्था इसमें साफ दिख रहा है कि मजहब के आधार पर जो भी सब्सिडियां हैं वो तत्काल बंद होगी। वो पैसा करीब करीब 42,000 करोड़ का जो इस 10 साल में मजहब आधारित सब्सिडीज मोटा मोटा हर डिपार्टमेंट्स का अगर जोड़ते हैं तो 42,000 करोड़ हो जाता है। ये कितना बड़ा है आप सोचिए कि अगर उसको आम जनता के सहूलियत में, महंगाई कम करने में, पेट्रोल आदि के कम करने में लगाया जाए तो एक बड़ा बात होगा। लेकिन चूंकि ये आम मजहब के आधार पे संतुष्टिकरण तुष्टिकरण का जो अभियान है वो अरब आदि से पुरस्कार पाने में तो उपयोग में आ जाता है वो, लेकिन वो भारत को खोखला कर रहा है। दूसरा है जो अवैध घुसपैठियों पे सरकारी खजाना लुटाने की जो नीतियां हैं वो बंद किया जाएगा। पैसा देखिए कहां से आ रहा है, मोटा मोटा इसमें बताया भी गया है। आप रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट बनाकर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि 80% प्रधानमंत्री आवास योजना गाजियाबाद में घुसपैठियों को दिया गया। तो ये जो पैसा जा रहा है हमारे अपने देश के लिए है नहीं, हम बांग्लादेशी रोहिंग्या पे लुटा रहे हैं, हम मजहब के आधार सब्सिडी पे लुटा रहे हैं। ये सब मिला के 1 लाख करोड़ हो जाएंगे मोटा मोटा। और जीएसटी में जब हम पेट्रोलियम को लाएंगे तो ये बिल्कुल आधे रेट हो जाएंगे। तो पैसे कहां से आएंगे वो भी इसमें, जो अंकुर जी ने कहा कि हम बाकी पेपर भी बाद में रखेंगे, पर इसमें हमने संकेत दे दिए हैं कि हम पैसे कहां से ला रहे हैं, तो ये इसमें स्पष्ट कर दिया है। जी कमल जी।